फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का जो दो इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रूल है, उन दोनों रूल्स को लेकर आया हूँ। पहला रूल जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम पहले देखेंगे, इसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि गैलीलियन और लॉरेंस में क्या डिफरेंस है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कम वेग के फ्रेम्स के लिए लागू होता है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अधिक वेग के फ्रेम्स के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, उसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि यदि कोई फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम जो यस है, यदि वो कहीं रुका हुआ है और उसके सापेक्ष कोई दूसरा फ्रेम जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है जो यस डैश है, तो वो भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम वे होते हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को होल्ड करते हैं, वही इनर्शियल फ्रेम होते हैं। और जो होल्ड नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं। फर्स्ट लॉ को होल्ड करने का मतलब क्या है कि यदि कोई फ्रेम है ऐसे, और यदि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है और एफ इज इक्वल टू जीरो है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या फोर्स बढ़ रही है, घट रही है, तो ये इनर्शियल नहीं होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक, इतना आप जान चुके। अब देखिए, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है कि यदि कोई फ्रेम यस है, इनर्शियल फ्रेम यस है और वो रुका हुआ है और उसके सापेक्ष कोई दूसरा फ्रेम यस डैश है जो भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ही होगा। यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा ओवरव्यू है। अब देखिए, यदि एग्जाम में आपसे कहा कि शॉर्ट नोट लिखिए इस पे 3 नंबर में, तो आप केवल इतना ही लिखेंगे कि लेट यस एक्स वाई जेड एंड एस डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी टू frames of reference in which frame s dash is moving with constant velocity along the x axis relative to an inertial frame s। यानी कि कोई दो फ्रेम्स हैं एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, उनमें से एस डैश जो है यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और उसके साथ ही जो टी डैश होगा वो कुछ ऐसे होंगे, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड, टी डैश इज इक्वल्स टू टी। शॉर्ट नोट में पूछेगा तब केवल इतना ही लिखेंगे। लेकिन यदि कहे कि इसको डिराइव कीजिए, इसका डेरिवेशन कीजिए, तब डेरिवेशन में आप क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा सा आपको स्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखना होगा, पूरा बढ़िया से आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है इसको आप लिख लीजिए नोट में, अगर ये शॉर्ट नोट में पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है। और इसका जो डेरिवेशन है हम आगे अब करा रहे हैं डेरिवेशन, इनका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन देखिए कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट P है जो इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस से एक्स वाई जेड दूरी पे है और दूसरे फ्रेम से एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पे है, कोई पॉइंट P है। और चूंकि जो इसका डिस्टेंस है यस फ्रेम से वो वेक्टर आर है और एस डैश से वेक्टर आर डैश है। इन दोनों के बीच में जो एस और एस डैश फ्रेम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर आर है, कैपिटल वेक्टर आर है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ डैश, इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश में आप देखेंगे ध्यान से, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू है वेक्टर आर डैश प्लस कैपिटल वेक्टर आर। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, अगर हम यहाँ से वेक्टर आर डैश की वैल्यू को निकालें, हम वेक्टर आर डैश, यानी कि जैसे मैं यहाँ से कोई फ्रेम यस है जो इस पॉइंट को नोट किया है, ऑब्जर्व किया है, कोई ऑब्जर्वर है हमारा, वो उसने ऑब्जर्व किया कि एक्स वाई जेड है। ठीक, और दूसरा कोई ऑब्जर्वर है जिसने ऑब्जर्व किया कि एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, तो हम उसी को लिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर आर डैश निकालें तो क्या होगा, वेक्टर आर माइनस कैपिटल वेक्टर आर, यही होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, वी नो डेट फ्रेम एस डैश is moving with constant velocity v। कोई हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश है
किससे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम देखें तो अगर कैपिटल R की वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा, ये टाइम t है, इसके लिए मान लीजिए कि फ्रेम s के लिए टाइम t है और वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वेक्टर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, vt हो जाएगी। तब फिर यहाँ से हम r डैश की वैल्यू निकालें तो वेक्टर r माइनस vt होगा। इसे इक्वेशन सेकंड कह दीजिए आप, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप, ये तो चूंकि वेक्टर r की वैल्यू हो गई, वेक्टर r। अब यदि हम इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, इन कंपोनेंट फॉर्म, तो ध्यान दीजिए, इन कंपोनेंट फॉर्म, द कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड बाय द इक्वेशंस। अगर हम इसको कंपोनेंट यानी एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखें और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के फॉर्म में लिखे हम, तो क्या होगा, ये आर डैश चल रहा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए एक्स डैश इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस क्या होगा, वी टी। इसी तरह से वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने इसमें क्या मेंशन किया है कि अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही ये दोनों मूव कर रहे हैं, यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसमें जो भी वेलोसिटी और या डिस्टेंस जो भी मेजर होगा उसको हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई हो जाएगा सीधे सीधे, और जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। अभी इतना ही नहीं हुआ है, ये तो केवल अभी कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स होगा, बट यहाँ पे टाइम की बात हुई है कि ये जो है वो टी टाइम में मेजर कर रहा है और ये टी डैश टाइम में मेजर कर रहा है किसी इवेंट को। कोई इवेंट पी हुआ है जिसके लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में मेजर किया और टी टाइम पे मेजर किया है, बट जो एस डैश है वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में मेजर किया, बट टी डैश टाइम में मेजर किया है। तो हम टी और टी डैश को भी देखेंगे। पहले इतना लिखिए आप। हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करना है कि यदि कोई घटना घटित होती है, कोई इवेंट होता है, तो इवेंट में दो चीजें पूछी जाती है, पहला कहाँ और दूसरा कब। पहला क्या पूछा जाता है, कहाँ, और दूसरा कब। तो हमने कहाँ वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर दिया कि इवेंट यहाँ पे हो रहा है, बट कब हो रहा है ये नहीं डिसाइड हो पाया। तो मान लेते हैं कि जो यस फ्रेम बताता है, कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है जो ऑब्जर्वर ओ से पूछ रहा है कि कब हुआ, तो उसने कोई और टाइम बताया, जबकि दूसरे ऑब्जर्वर ओ डैश से पूछा गया तो उसने कहा कि टी डैश टाइम पे हुआ। पहले ने कहा कि टी टाइम पे हुआ और दूसरे ने क्या कह रहा है कि हम टी डैश टाइम पे देखें। तो ये चूंकि घटना तो एक ही हो रही है, बट दोनों का अलग अलग रिकॉर्डिंग आ रहा है, पहला टी कर रहा है फिर दूसरा टी डैश कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस पर हम क्या लिखेंगे, इट इज एज्यूम्ड दैट द टाइम टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जो हम टाइम टी हो रहा है इवेंट में, जो जिस टाइम में ये इवेंट हो रहा है उसको हम मान लेते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है दोनों फ्रेम से, यानी दोनों फ्रेम के जो एस और एस डैश उनसे क्या है, इंडिपेंडेंट है। दैट इज if t and t dash be the time recorded by the observer o and o dash at an event occurring at p, then अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट है दोनों फ्रेम से, यस और यस डैश से, तब क्या होगा, टी डैश जो है टी के इक्वल हो जाएगा। तब जब हम कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं, देयरफॉर द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तब क्या लिखते हैं कि x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। ये आपका कंप्लीट इक्वेशन हो जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कम वेलोसिटी के लिए लागू होता है और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ज्यादा वेलोसिटी के लिए फॉलो होता है, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। तो आइए अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चूंकि अधिक वेग के लिए लागू होता है, तो इसमें हम सेम वही लैंग्वेज का यूज करेंगे। क्योंकि हम इसलिए सेम लैंग्वेज का यूज करेंगे कि यदि दोनों में से कोई भी एक आ रहा है तो हम इसको इजीली लिख सकें।
पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में से एक ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स रहता है, या तो गैलीलियन आएगा या लॉरेंत्ज़ ये आएगा। ठीक, तो इन दोनों को आप बेहतर ढंग से तैयार कर लेना, दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। तो यदि हम इसको अगर देखें शॉर्ट नोट के लिए, पहले पहले शॉर्ट नोट को ही हम लिखेंगे। शॉर्ट नोट में हम लिखेंगे यही कि लेट एस एक्स वाई जेड एंड एस डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश be two frames at reference in which s dash is moving with constant velocity b along to x axis relative to frame s। यानी दो फ्रेम है s और s dash जो है, इसमें जो s dash है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब x डैश की जो वैल्यू होगी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये होगा। ठीक, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर शॉर्ट नोट कहेगा तो आप इतना लिखेंगे, बट ये अगर कह दे कि इसका डेरिवेशन कीजिए, कभी कभी डेरिवेशन भी पूछा है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शॉर्ट नोट के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं अब इसका डेरिवेशन कराता हूँ। देखिए डेरिवेशन में क्या करेंगे आप, ये सारी चीजें ऐसा ही लिखेंगे, बट यहाँ नीचे आप लिखेंगे, नीचे से आप लिखेंगे लेट ए लाइट रे स्टार्ट एट t is equals to t dash when the light reaches a point P, then let the positions of point P by observer standing O and O dash be x, y, z and x dash, y dash, z dash respectively। ध्यान दीजिए हमने यही लिखा है कि मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है जो O से P तक जा रही है T टाइम में, एंड O डैश से जा रही है पॉइंट P पर T डैश टाइम में। ठीक, हमने यही लिखा है, जो दो ऑब्जर्वर O और O डैश पे खड़े हैं वही नोट कर रहे हैं इस इवेंट को, कि जब वो रे जा रही है पॉइंट P पर तो उसका जो वो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, और जाने का टाइम जो है T है, और जो O डैश मेजर कर रहा है वो है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड T डैश टाइमिंग मेजर कर रहा है। इतना हम लिखेंगे लैंग्वेज। इसके बाद हम लिखेंगे कि एंड मान लीजिए कि जो लाइट हमारी मूव करके जा रही है यहाँ से ओ और ओ डैश से, इनकी वेलोसिटी को मान लेते हैं कि सी है, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी। जो लाइट की वेलोसिटी वो क्या है, सी है। ठीक, तो हम टाइमिंग को अगर निकालें, जो टाइमिंग यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है टी टाइमिंग, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टी डैश टाइमिंग लग रहा है, उनको अगर हम दोनों को निकालें अगर, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू यही होगी, t इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन c, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसके बाद से अगर हम t डैश की निकालें तो क्या होगा, वेक्टर r डैश अपॉन वेक्टर c। ये c r डैश है और वेक्टर r है, ये दो होंगे। अब इन दोनों की सहायता से हम इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमको जो यहाँ पे मैं लिखा था फाइनल रिजल्ट, x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू, z डैश और t डैश की जो भी वैल्यू थी वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए जब हम इनकी वैल्यूज को लिखते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी वेक्टर r की वैल्यू क्या है, पहले ध्यान दीजिए वेक्टर r की जो वैल्यू है वो होगी √x² प्लस y² प्लस z² अपॉन c, यही होगी। यहाँ से अगर हम देखें तो √x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू क्या होगी, ct होगी। फिर दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करते तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू c² t²। फिर आगे ध्यान दीजिए इसको इधर बुला लीजिए, x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं ये x डैश इज इक्वल टू वेक्टर r डैश अपॉन c को, तो क्या मिलता है, सिमिलरली
एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ से दोनों जो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन इसको फर्स्ट कर दीजिए और इक्वेशन सेकंड, ये दोनों जीरो के इक्वल है। तो जब ये दोनों जीरो के इक्वल होंगे तो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इन दोनों को इक्वल करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, हमने कहा कि फ्रेम यस जो है रुका हुआ है और यस डैश चल रहा है। वो भी कैसे चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलावा चल रहा है, यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे बट द मोशन इज ओनली इन एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू वाई डैश एंड जेड इज इक्वल टू जेड डैश, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो जब हम इनको आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर, ये होगा। क्योंकि मोशन केवल किस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो जब मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है तो हमारा जो y और y डैश वो दोनों इक्वल हो जाएंगे और z और z डैश भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए लिखेंगे सिंस, चूंकि मैं इस फिगर को इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ हम लिखेंगे सिंस फ्रेम s डैश is moving with constant velocity v, क्योंकि हमारा फ्रेम जो है स्टेज वो किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तब हम कहेंगे कि जो इसमें हम लिखेंगे जो पहले इसके पहले जो मैंने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन बताया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें मैंने ये बताया कि यदि कोई दो फ्रेम है वो ऐसे मतलब है और यदि वो पहला रुका हुआ है दूसरा स्टेज चल रहा है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब जो हमारा x डैश होता है वो इक्वल होता है x माइनस वी टी के, यही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वी टी। ठीक, ये तो x डैश की हो गई। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x डैश प्लस वी टी डैश। ठीक, ये x डैश का हो गया और ये x का हो गया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे बट द गैलीलियन, ये इक्वेशन सेकंड तक बन चुका था, इसे इक्वेशन थर्ड कर दीजिए और इसे इक्वेशन फोर्थ कर दीजिए, इक्वेशन 5 कर दीजिए इसे। ठीक, तो बट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाई ओनली फॉर मिनिमम वेलोसिटी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए अप्लाई होता है, केवल मिनिमम वेलोसिटी के लिए अप्लाई होता है। देयरफॉर लेट ए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, हम एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लेट करेंगे हम। ठीक, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेट ए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे लेट करेंगे कि जो फोर्थ इक्वेशन और फाइव्थ इक्वेशन है इन्हीं में हम किसी ऐसे कांस्टेंट से गुणा करा देंगे हम। ठीक, तो जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा से हमने मल्टीप्लिकेशन कराया तो हो गया x माइनस वी टी, इसे इक्वेशन 6 कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू अगर ये लिखे तो इसमें भी गामा से गुणा कराएंगे तो x डैश प्लस वी टी डैश,
इक्वेशन 7 हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स डैश की वैल्यू को हम इक्वेशन 7 में रखेंगे और इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ये इक्वेशन हमारा थर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। इसी से हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। जब 6 और 7 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू गामा टाइम फिर गामा x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। ये हो गया, गामा x डैश की जगह हमने सारी वैल्यू रख दी। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये गामा अंदर गुणा करेगा तो गामा स्क्वायर x माइनस वी टी प्लस गामा वी टी डैश। ठीक, अब इसको और आगे हम सॉल्व करें। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, x माइनस गामा स्क्वायर x माइनस वी टी अपान गामा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी डैश। हमने टी डैश की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान दीजिए इस टी डैश की जो वैल्यू है, इस टी डैश की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे। जो यहाँ पे हम नीचे इक्वेशन थर्ड में लिखा था, आप अपने नोट्स में देख लीजिए, मैं यहाँ इरेज कर दिया हूँ। उसमें जब हम इसको रखेंगे तो हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू निकलेगी हमें, और गामा की वैल्यू हम इन इक्वेशंस में रखकर एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे, वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे, जेड डैश की वैल्यू और फिर टी डैश की वैल्यू को निकालेंगे हम। तो ये ऊपर वाला आप नोट कर लिए होंगे, यदि नहीं नोट किए होंगे तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, इक्वेशन थर्ड जो मैंने लिखा था वो था हमारा ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड या फोर्थ का पता नहीं, नंबरिंग तो मुझे नहीं समझ। इक्वेशन शायद थर्ड ही था, इक्वेशन थर्ड ही था। मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर मैंने लिखा था। यहीं पे हम इस टी डैश की वैल्यू को लाकर यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब हम टी डैश की वैल्यू को लाकर वहाँ रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश। सॉरी टी डैश की जगह तो हम यही रखेंगे ये, और टी डैश की जगह हम जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी अपान गामा वी का होल स्क्वायर। ये हमने टी डैश की जगह वैल्यू रख दी। अब ध्यान दीजिए कि इसको, चूंकि मैं नीचे वाला इरेज करता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले जो है हमने एक वैल्यू लिखी थी, आप ध्यान देंगे कि एक्स डैश इज इक्वल टू मैंने लिखा था गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे बनाया था, जब हमने गामा से गुणा कराया था तो हमने ये इक्वेशन लिखा था। इसकी भी वैल्यू को हम यहाँ पे लाकर रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा टाइम एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। और ये आगे लिखें इसको तो माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी अपान गामा वी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसे हम आगे जब सॉल्व करें तो क्या होगा, टी स्क्वायर निकलेगा। टी स्क्वायर की जो वैल्यू उसको हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू को हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको गामा की वैल्यू निकल जाएगी जब हम टी स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो जब हम टी स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा ना, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर होगा तो इसके साथ गामा अंदर जाएगा तो गामा आएगा। पहले तो ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का ये क्या है, होल स्क्वायर है एक्स डैश की वैल्यू। तो यहाँ गामा स्क्वायर भी है, फिर वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू को हमने कंपेयर कर दिया, फिर माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर करेगा तो क्या होगा,
इसके साथ सी स्क्वायर का भी गुणा होगा तो सी स्क्वायर, ठीक। और गामा स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो गामा पे पावर 4 होगा और नीचे गामा का एक स्क्वायर हुआ है, यानी कि जब हम गामा पावर 4 हो जाएगा ऊपर और यहाँ वी स्क्वायर भी है और जब ये इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ गामा स्क्वायर और वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, गामा स्क्वायर से जब गामा पावर 4 में भाग देंगे तो फिर हमारे पास गामा स्क्वायर बच जाएगा। ये हमने कंपेयर कर दिया, इसे कैलकुलेशन करके थोड़ा सा आप इसे मैंने इसे शॉर्टकट लिखा। इसे अगर आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो यही वैल्यू फाइंड आउट होगी। कंपेयर करेंगे जब टी स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका भी होल स्क्वायर एक्सप्लेन करेंगे, तब कंपेयर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी जब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, तो वी का भी स्क्वायर होगा और वही स्क्वायर नीचे भी है तो वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर सीधे सीधे कट जाएगा। गामा स्क्वायर है और गामा पे पावर 4 हो जाएगा तब, और नीचे गामा स्क्वायर है तो गामा पावर 4 में जब गामा स्क्वायर से भाग देंगे तो गामा स्क्वायर मिल जाएगा हमको, ठीक। और सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में किया हूँ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से गामा स्क्वायर को कॉमन कर ले तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आगे यहाँ पे हो जाएगा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करिए, आप अंश और हर में माइनस सी स्क्वायर से भाग लगा दीजिए तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस में 1 और इधर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस सी स्क्वायर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, गामा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपान, इसको इधर कर दीजिए और इसको उधर करके लिख दीजिए, ठीक। फिर यहाँ से हम केवल गामा की वैल्यू निकालें तो होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, ये जो वैल्यू आई है गामा की, इस गामा की वैल्यू को हम जो एक्स डैश इज इक्वल टू था वहां पे हम ला के इसको रखेंगे और फिर यहाँ से हम टी डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले। तो जब हम गामा की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, जो हमारा इक्वेशन थर्ड था वो क्या था, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी और बाहर क्या था हमारा गामा था, यही था हमारा इक्वेशन। तो उसमें जब हम गामा की वैल्यू को रखेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक। ये एक्स डैश की वैल्यू, इसी तरह से वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई जेड डैश इज इक्वल टू जेड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई हो गया, जेड डैश इक्वल टू जेड हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमको टी डैश की वैल्यू निकालनी है, टी डैश की वैल्यू। तो टी डैश की जो वैल्यू है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकलवा के दिखाया था कि टी डैश इज इक्वल टू जो है वो है टी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस गामा इंटू गामा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी अपान गामा वी। ये हमने एक जगह आपको निकलवाया था, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अपनी कॉपी में। तो जब हम यहाँ पे गामा की वैल्यू रखेंगे वहां पे तो होगा एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद एक्स माइनस वी टी अपान गामा वी, ठीक। ये गामा की जगह वैल्यू यहाँ भी हम रखेंगे, तो गामा की वैल्यू जब यहाँ भी रखेंगे तो 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इंटू में वी। अब इसको सॉल्व करके हमको टी डैश की वैल्यू को निकालना है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका टी डैश इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, गामा इज इक्वल टू, चूंकि एक वैल्यू ये भी हो सकती है कि सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, गामा स्क्वायर की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक। तो यानी कि हम इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और इसके जगह पे जो है हम यही सेम चीज लिखेंगे, बट केवल गामा की जब वैल्यू निकालेंगे तो सी स्क्वायर अपान अंडर रूट हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी अपान ये गामा स्क्वायर और ये गामा की वैल्यू यही हमने निकाला हुआ है। तो जब हम इसके जगह पे ये रखेंगे और इसके जगह पे ये रखेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, एक्स माइनस
इसके जगह पर जब ये रखेंगे तो होगा सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, और इसके साथ ही क्या चल रहा है, एक्स माइनस वी टी चल रहा है पूरा बट्टे में, यानी कि इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमने ये रखा है, ये स्क्वायर को इसके साथ इंक्लूड करके हमने ये लिखा है, और जो गामा की वैल्यू है ये, इसके जगह पर हम ये लिखेंगे सी अपान अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब इसे और आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा टी डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसका इधर गुणा हो गया, माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी, और पूरे के बट्टे में क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, फिर नीचे क्या होगा, सी अपान अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वी। अब देखिए इससे एक कटेगा बट एक पावर उसकी बच जाएगी। ठीक, तो अब आगे हम सॉल्व करें, टी डैश इज इक्वल टू होगा एक्स सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी अपान एक पावर जब इसकी बचेगी तो हम लिखेंगे इसको अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू सी वी। ठीक, यही बचेगा। अब ध्यान दीजिए, तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे और तो क्या होगा, तो इसका अंदर गुणा करके एक बार देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वी टी होगा, और पूरे के बट्टे में सी वी इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इससे ये कट गया। ठीक, और कुछ कट रहा है, ये एक्स है भाई, सी नहीं है एक्स है, माइनस एक्स वी स्क्वायर, और वहाँ पे हो गया सी वी स्क्वायर, ये टी हो गया। ठीक, जब आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू होगा सी स्क्वायर वी टी माइनस एक्स वी स्क्वायर अपान सी वी इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये इधर वाला आप नोट कर लिए हैं, ये देखिए इतनी वैल्यू ये आई है, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। जब इसे आप सी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू ये होगा वी टी माइनस एक्स वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर अपान वी, और सी से एक पावर सी की कट जाएगी तो एक पावर बचेगी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, ऊपर भी कॉमन है क्या, ऊपर से अगर हम भी को कॉमन ले लें तो ऊपर से पूरा का सीधे सीधे भी कट जा रहा है। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आप सी स्क्वायर नहीं, सी स्क्वायर वी से भाग दीजिए, आप सी स्क्वायर वी से, जब आप यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर वी से भाग देने पर तो क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा कटेगा, यहाँ टी बचेगा माइनस एक्स वी अपान सी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और पूरे बट्टे में यहाँ पे वी तो कट गया, अब सीधे सीधे सी बचा है, तो यहाँ पे लिखिए अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में सी आ गया। ठीक, अब और आगे से हम सॉल्व करें तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए, इससे जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर भी माइनस वी स्क्वायर अपान अंडर रूट सी स्क्वायर होगा कि नहीं, ये अंदर जाएगा तो दो पावर हो जाएगा इंटू टी माइनस एक्स वी अपान सी स्क्वायर। इससे अब हम क्या लिख सकते हैं, जो ये टी डैश की वैल्यू आई है इसे देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम, टी डैश इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट, यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इंटू टी माइनस एक्स वी अपान सी स्क्वायर, ये टी डैश की वैल्यू हो गई। ठीक, अब यदि इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन लिखें तो लिखेंगे द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम इसका कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं एक्स वाई जेड तीनों को मिलाकर तो होता है एक्स डैश इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गई कंप्लीट इसकी इक्वेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लॉरेंज इक्वेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है समझ में आया है। और जो अभी जो और भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उन सभी का वीडियो लेक्चर में जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को बता दीजिए, तो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल वीडियो आपको दे दिया। तो इसके बदले में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।